अब धीरे-धीरे समझ में आ रही है, क्योंकि जब आपको नियंत्रण करना होता है ना और लोगों का शोषण करना होता है, तो ये सब करना उसके बिना हो ही नहीं हाँ, हाँ। सकता। भाई लीगल इलीगल में चीजों को बांटने से ही भ्रष्टाचार पैदा होता है और हाँ, शोषण पैदा होता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपको भ्रष्टाचार और शोषण को नाबूद करना है तो आपको लीगल और इलीगल की या तो स्पष्ट व्याख्या करनी पड़ेगी, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि ये हो नहीं सारी सकती। सब्जेक्टिव है। हाँ, जैसे नैतिक जी, अनैतिक की स्पष्ट व्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों भ्रामक शब्द है। भाई हाँ, कोई चीज आपके लिए अनुकूल है, जरूरी नहीं है कि पूरे समाज के लिए वो अनुकूल हो, और जो पूरे अनुकूल हो। समाज के लिए अनुकूल है वो आपके लिए अनुकूल होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जी जी, आशा जी, आप क्या कहेंगे? जी, जी। मैं एक ही शब्द कहूँगी, हम्म, ओशो को हमने देखा नहीं, लेकिन आप हमारे लिए ओशो से कम नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए, धन्यवाद आपका। हाँ जी राजेंद्र जी, वैसे आपकी आवाज आएगी नहीं। विश्वजीत आप बताएं। मिस्टर विश्वजीत यदि जाग रहे हैं तो बताएं। जी, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। मतलब फ्री इसमें कोई सेक्स। इसमें कोई इसमें कोई अंतर्द्वंद है कि भाई मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने में, पचाने में कोई मुश्किलात आ रही है? नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। जी आरके जी, आपने ओशो को नहीं पढ़ा है, पर मैंने आपको पूरे ओशो दर्शन को बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है, उसके ऊपर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी, हमें लगता है कि ये स्वतंत्र तो हो जाएंगे, और स्वतंत्र होते ही हम प्रकृति की, मानव सभ्यता की पहली शुरुआत में पहुंच जाएंगे। जी जी जी, मतलब ये सीधा कलयुग से सतयुग जाने का एक टनल बना रहे हैं हम, तो उस टनल में आप सबका स्वागत है। जी। चलिए बहुत बढ़िया, आज का सेशन यहाँ खत्म करेंगे। फिर भी कोई साथी को आज हमने जो कुछ भी बातचीत की, हमने कैपिटलिज्म इस टाइटल के ऊपर आज का दिन शुरू किया, और आने वाले अभी 6 दिनों में इसी के ऊपर बात होगी। तो कैपिटलिज्म को फिर से मैं एक बार बता दूं, विश्वजीत म्यूट म्यूट रखिएगा। कैपिटलिज्म जो है वो स्वतंत्र व्यवस्था है, क्योंकि स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल है। उसके साथ मैंने ओशो दर्शन को इसलिए जोड़ा क्योंकि ओशो ने अपने प्रवचनों के माध्यम से अपनी जो भी सीख उन्होंने समाज को दी है, उसके माध्यम से उन्होंने उसी स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर बात की है, पर साथ में उन्होंने प्रैक्टिकली उसके ऊपर होने वाले हमलों के ऊपर बात की है। तो यदि ये 3 तरह के हमलों को यदि आप समझ पाए, मैं कह रहा हूँ कि रोकना ना रोकना ये आपकी शक्ति के ऊपर है, पर जिस दिन आपको ये पता चल गया कि हाँ ये 3 तरह के हमले हर रोज होते हैं और दिन प्रतिदिन ये हमलों की धार तेज हो रही है, जब आपको ये समझ में आएगा, तो ये भी साथ में समझ में आएगा कि व्यक्तिगत हमलों को तो मैं खुद रोक सकता हूँ। भाई मेरे विचारों को मैं बांट रहा हूँ और मुझे समझ में आ जाए कि इसके कारण एंजाइटी और डिप्रेशन आता है, इसके कारण मेरी एनर्जी लूज होती है, तो मैं उससे बच सकता हूँ। ठीक वैसे ही समाज जो नैतिक अनैतिक में चीजों को बांटता है, उससे समाज को अगर पता चलना शुरू हो जाए, क्योंकि कोई भी आज की तारीख में दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं है जो चाहता है कि होमोसेक्सुअलिटी बढ़े या रेप बढ़े, पर अनफॉर्चुनेटली समाज को शायद ये पता ही नहीं है कि उसका सोर्स जो है वो ये नैतिक और अनैतिक के बंटवारे में है। तो समाज के समाज को नैतिक और अनैतिकता के इस बंटवारे को छोड़ने की शिक्षा कंपैरेटिवली आसान है। मतलब अगर आप सामाजिक रूप से इस चीज को आगे बढ़ाने जाएंगे तो क्रिटिसिज्म होगा, पर अल्टीमेटली क्योंकि समाज जो है वो मनुष्य की बेहतरी ही चाहता है, समाज अभी कोई ऐसा क्रूर स्टेप नहीं ले रहा है, समाज जो है वो असुरी हो चुका है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। हाँ ये हो सकता है कि समाज जो है वो असुर के प्रभाव में अपनी चेतना को खो चुका है। तो अगर आप नैतिकता और अनैतिकता के मुद्दे पर किसी के साथ अगर बहस में जाए या किसी के साथ अगर इस चीज को बताने जाए, तो उसमें समाज आपके ऊपर ज्यादा हमले नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि समाज जो है वो हिस्टोरिकली डंडे से आपका सामना नहीं किया है। समाज ने कभी आपके ऊपर इतना डंडे वाला प्रेशर नहीं किया है। हाँ उसने ज्यादा से ज्यादा आपको क्रिटिसाइज किया है, आपको समाज से अलग करने की कोशिश की है, पर कभी भी आपके ऊपर उस टाइप का हमला नहीं किया है जितना हमला राजनीति करती है। मतलब राजनीति जब लीगल और इलीगल में चीजों को बांटती है, तो इलीगल करने के बाद उसके पास पूरा प्रोसेस है कि अब ये इलीगल एक्टिविटी का क्या किया जाए। तो राजनीति जो है उसके पास लीगल और इलीगल का केवल बंटवारा नहीं है, इलीगल के साथ क्या क्या यातनाएं देनी है उसका भी पूरा ब्यौरा उसके पास है। तो सबसे जो बड़ी वाली लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई है।
तो जब भी आप, अगर आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि भाई राजनीति आपको क्या लेना देना है, तो ऐसा मत समझिए, क्योंकि राजनीति ने आपकी हर एक चीजों को प्रभावित किया है। मैं आपको इलेक्शन लड़ने की या इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति का मतलब ये हुआ कि भाई ऐसी व्यवस्था जिसको आप तोड़ते हैं तो साथ में डंडा भी है, तो उस डंडे को, उस व्यवस्था के मूल को समझिए कि वो चीजों को लीगल और इलीगल में बांट के रखी है, ताकि वो सिलेक्टिवली आपके ऊपर हमला कर पाए। तो ये जो लड़ाई है वो सबसे व्यापक है, सबसे प्रखर है, इसको ही मैं असुरी कहता हूँ। तो उस चीज को समझने में आप थोड़ा अपने आप को खोल के रहिए, क्योंकि पहली जो दो लड़ाई है वो पहली लड़ाई तो एकदम साधारण है, वो आपने तय किया और वो लड़ाई खत्म हो गई। दूसरी लड़ाई जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क क्रिटिसिज्म का है, हो सकता है समाज आपको क्रिटिसाइज करे। पर तीसरी लड़ाई जो है उसमें थोड़ी आपको टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। वहां पर आपको केवल नैतिक अनैतिक के दायरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, वहां आपको लीगल इलीगल के दायरे में खड़ा किया जाएगा। तो ये थोड़ा लड़ाई जो है वो थोड़ा बुद्धि से लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई जो है वो सीधी सीधी नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा कृष्ण नीति अपनाना पड़ेगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मॉडल बनाए हैं जो आप समाज के सामने रहते हुए भी, व्यवस्थाओं के कंप्लीटली खिलाफ रहते हुए भी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। अगर आप में से किसी व्यक्ति को, हो सकता है अभी समझ में आ रही हो और कल परसों आपको कोई नए डाउट क्रिएट हो, तो आप कभी भी मुझे कॉल में लिखिएगा, मेरा कॉल भी आ जाएगा और हम लोग आगे बात करेंगे। तो फाइनल कमेंट एक दो व्यक्ति अगर कुछ कहना चाहे इसके ऊपर। अंकुश जी आप कुछ बताना चाहे, रोनित जी आप कुछ बताना, हाँ कैलाश, यस। इलीगली करने के लिए दंडा पड़ेगा, लेकिन लीगली करने से तो कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा तो ज्यादा कुछ नहीं दिखाई नहीं, नहीं पड़ता। पर लीगल इलीगल की कोई स्पष्ट व्याख्या ही नहीं है। अगर आप किसी वकील को पूछे कि लीगल और इलीगल की मुझे व्याख्या बता, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि है ही नहीं। हाँ ठीक जी ठीक, ग्रेट। जी अंकुश जी, यानी फाइनल कमेंट। रोनित जी आप कुछ फाइनली कहना चाहेंगे? जी आर के जी। जी, आप तो इंडिया से ही हैं? मैं, हाँ हाँ मैं भारतीय हूँ। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि ओशो को तो अमेरिका से उठा के भारत में भेज दिया था। अभी भारत वालों को पता चलेगा तो वो कहाँ भेजेंगे आपको? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, वो देखिए, ऐसा है कि कल हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ओशो ने अमेरिका में जाके क्या किया, उनको वापस क्यों भेजा गया, उसके ऊपर भी हम कल बात करेंगे। तो कल की जो यात्रा होगी या कल हमारी जो बातचीत होगी, उस बातचीत में ओशो ने अपने जीवन में क्या क्या प्रयास किए, कहाँ वो सफल रहे, कहाँ वो सफल नहीं रहे, उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। तो कल का दिन जो है वो ओशो को डेडिकेटेड ही है। तो आपने जो ये कहा उसके ऊपर थोड़ी गहराई से हम लोग बात करेंगे। और आपने ठीक कहा कि भाई अगर उसको वापस इंडिया भेज दिया, और अगर मैं इंडिया में हूँ तो मुझे अब कहाँ भेजेंगे, देखते हैं कहाँ भेजते हैं। जी जी रोनित। हाँ संजय जी। स्वामी जी, मैं व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की बात वैसे तो मेरे को समझ में आती है, लेकिन मैं हाँ थोड़ा डीप इसमें जाने का कोशिश करता हूँ। तो जी अगर जी। अभी समय ही नहीं है तो मैं कल कॉल करके ना आपको ना पूछ। ना, मेरे पास देखिए, अब वैसे बाकी लोग अगर सोना चाहे तो सो सकते हैं, पर आपका सवाल अगर सुनना चाहते तो मैं तो कंफर्टेबल ही हूँ। आप मुझे मतलब कोई सवाल है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्वामी जी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें कि समझो कि मेरे को कोई भी विचार आया, सोच सोच मेरे में आई, बराबर। हम्म तो सोच हम्म आई तो उसके पीछे तुरंत ही ये जो सोच है मेरी, वो सही है या गलत है, हम्म, उसके बारे में मैं गिरूंगा तो तकलीफ आएगी, बराबर है। जी जी। तो सोच है वो तो बदलती रहती है। समझो कि मैं गांव में रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि शहर अच्छा है, शहर में रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि गांव अच्छा है। हम्म वो तो तो देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने विचार को बंद कर दीजिए। मैंने ये कहा कि उस विचारों के ऊपर सही और गलत का जो आप स्टिकर चिपकाते हैं, लेबल चिपकाते हैं, उसको बंद कर दीजिए, बात खत्म हो गई। भाई मैं सोच को रोकने की, आप विचारों से मुक्त हो जाइए, मैं ऐसी फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डिस्टरबेंस आपके विचारों से नहीं हो रहा है,
पर वो जो विचार जो स्वतः पैदा हो रहे हैं, आपकी कंडीशनिंग के कारण पैदा हो रहे हैं, उसको भी आप सही और गलत में बांट के जो अपने आप को उल्लू बनाते हैं, उससे आप हट जाइए। और वो क्योंकि आप कर रहे हो तो आप हट सकते हैं। जी जी जी, मतलब कि बिल्कुल विचार आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, विचारों का जो बंटवारा है, भाई विचार जो है वो आपके अंदर पैदा होते हैं, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के, किसी भी चीज को देख के। आपका डीएनए जो है उसमें इतना सारा डेटा स्टोर है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है। तो अगर जी आपके भीतर से कोई विचार पैदा हो रहा है, तो अब तक क्या है कि धर्म गुरुओं ने इतना डिटेल में नहीं बात किया है। वो ये कहते हैं कि विचार तुमको परेशान कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई विचार परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि विचार यदि परेशान करता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विचार आने की जो क्षमता थी आपकी, आपको उस क्षमता के ऊपर डाउट हो रहा है। आपको जो ये क्षमता दी गई है उसका कुछ उपयोग है, जो आप अभी उपयोग की जगह वो आपका उपयोग कर रहा है। आपको करना केवल ये है कि विचार जो है उसको सही अथवा गलत की जो श्रेणी में बंटवारा आप करते हैं, उससे अपने आप को जितना रोक सकते हैं उतना रोक लेना है। तब आपको हंसी आएगी कि भाई विचार आते हैं और जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आप यहाँ बैठे हैं और आपको ये लगा कि भाई मुझे कुएं में जाके आत्महत्या कर लेनी है, ये विचार ही तो है। अब ये विचार जी आया, अब आपने दूसरे दिन ये सोचा कि विचार ठीक नहीं था। अरे भाई ठीक नहीं था या ठीक था, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो विचार आया, तब आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि उस विचार को आप इच्छा कह सकते हैं। पर अब इच्छा के बाद आपकी शक्ति भी तो चाहिए, आपको उठना पड़ेगा, कुएं में गिरना पड़ेगा, इसकी शक्ति चाहिए ना। जी तो प्रैक्टिकली विचार जो है वो अपाहिज है, जब तक उसके साथ शक्ति नहीं जुड़ती। जी 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 इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको हंसी आएगी कि भाई मैं ये सही और गलत विचार जैसी जब कोई चीज ही नहीं है, तो मैं ये बंटवारा करके क्या कर रहा हूँ। जी 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 तो मतलब कि विचार आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, विचारों का आपके द्वारा किया गया बंटवारा। क्योंकि जैसे ही आप किसी विचार को सही कहेंगे, तो उसके साथ फिर आपका मोह क्रिएट होगा, उसके साथ फिर आप चिपक जाएंगे। और जैसे ही किसी विचार को आप गलत कहेंगे, तो वैसे उसके साथ डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस बना नहीं पाएंगे, तो एक किस्म का आंतरिक खींचतान होगी। इसी खींचतान को डिप्रेशन कहते हैं, इसी को एंजाइटी कहते हैं। जो मतलब आता है आने देने का, शॉर्ट में। नहीं नहीं, आने देने उसके वाले भी आप नहीं, कौन है, उसके यही तो उसके दिक्कत बारे है। में। आप ये कह रहे हैं कि उसको आने दो, भाई वो आपके इशारों पे थोड़ा है। जी जी अभी अभी आप जहां पर है, अगर मान लीजिए कि वहां से एक बस का टाइमिंग है और बस रोज गुजर रही है, और आपको वो बस डिस्टर्ब कर रही है, क्या करेंगे आप। आपको तो ये लगेगा ना कि ये ठीक नहीं हो रहा है। भाई ठीक नहीं हो रहा है कहने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में ठीक नहीं हो रहा है तो जाके फिर उस बस वाले को एक थप्पड़ मार के आइए, और उसके बाद जो होता है उसके लिए तैयार रहिए। भाई प्रैक्टिकली तो यही है ना कि आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं तो आप मुझे खींच के मारिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि आदमी जब चीजों को एग्जीक्यूट करना सीखेगा, तब उसको पता चलेगा कि वो अपने विचारों को ही केवल पकड़ के क्यों बैठा है। उस विचारों के ऊपर सही और गलत के निर्णय भी तो आपके विचार ही है। जी 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 आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जी जी, समझ में आ रहा है। ओके, ओके। चलिए फिर और कुछ है तो बताइए। बाकी रोनित जी आप कुछ फाइनली कहना चाहे तो आपका स्वागत है। मेरे इस संदर्भ में मेरी क्लैरिटी बड़ी है कि मैं पहले जब विचार जो मेरे आते थे ना, मैं उनको पहले तोलता था कि ये हम्म। सही है या गलत है। अब वो जब तोलना आ जाता है तो फिर द्वंद क्रिएट हो जाता है कि आपको दो जी रास्ते हो गए हैं। आप एक इधर इसमें जाओगे या उसमें जाओगे, तो आपको द्वंद स्थिति पैदा होगी। आजकल हम्म मैं जिस मतलब नियम पे मैं अपने आप को चलाना चाहता हूँ, हालांकि मैं हम्म पूर्णतः नहीं चला पाया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे मन में विचार आ रहा है मैं पहले उसको कर दूं, उसके बाद मैं उसको सही करूं। हाँ मतलब बाद की बात है सही गलत, मतलब अगर वो गलत भी है तो वो किस प्रकार सही करना है, वो मेरे मन में आया है विचार तो वो सही ही आया है एक तरीके से। पहले हाँ मेरे मन में जो भी आया मैं उसको कर दूं, फिर बाद में देखते हैं वो सही कैसे होगा। हाँ हाँ। ये अब मतलब जैसे कि मान लो अब नॉर्मल है, जैसे इन भाई ने बताया कि गांव में रहना है तो शहर की आती है, शहर में रहना है तो गांव की आती है। तो वो तो स्वाभाविक है। अब जब आपके पास जो चीज नहीं होगी ना, उसकी आपको ख्याल आएंगे ही।
आप गांव में रहेंगे तो शहर के आएंगे, शहर में रहोगे तो गांव के आएंगे। लेकिन आपको देखना ये है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। जैसे मेरे लिए गांव का जो जमीन का पानी है वो मुझे चाहिए, शहर में नहीं मिलेगा। गांव में जो दूध मिलता है भैंस का वो मुझे प्योर चाहिए। अब वहां तो आपको थैली का पीना पड़ेगा। नो डाउट शहर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको को अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें कहाँ उपलब्ध हो रही हैं, आपको उस हिसाब से रहना। फिर वो दूसरा तो आपको ऑप्शन बंद ही कर देना है फिर वहां। तो मतलब मैंने जब तो आप ये फैसला करके हाँ हाँ जब जी आप हाँ करके देखते हैं तो तब आपका वैचारिक द्वंद वैसे भी खत्म हो जाता है। जैसे मुझे जी कोई जी पूछे कि मैं गांव में हूँ और मुझे शहर की याद आ रही है, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मत कर, मैं कहूंगा कि भाई बोरिया बिस्तर बांध और चला जा शहर। जी जी जी। कुछ दिनों में करने अपने से आप क्या बदला होगा? के जाएगा। हाँ, करने से आपको फिर सलाह की जरूरत नहीं रहती, जैसे ही आप कर लेते हैं आपको पता चल जाता है। जी जी। तो मेरे मेरे मन में ये जो विचार था ना कि भाई जो भी मुझे कार्य करना होगा ना, मैं द्वंद में नहीं आऊंगा, पहले उसको कर ही दूंगा। अगर वो गलत हम्म, भी हुआ होगा ना वो डिसीजन, तो मेरे को आगे एक्सपीरियंस होगा भी, मैं आगे सही डिसीजन अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती और चरण में मैं ये द्वंद में नहीं रहूंगा कि ये सही है कि गलत है। और ये थ्योरी और मैंने अपनी खुद की बनाई है जी कि पहले हम्म, काम तो कर ही देना है, उसके बाद जी देखते जी। हैं। और ऐसा है ना कि भाई करने के लिए भी तो इच्छा काफी नहीं है, आपके पास शक्ति होगी तभी तो कर पाएंगे, वरना कैसे जी कर जी पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल तो सही यहाँ बात। पर जितने भी जो भी 50-60 टॉपिक है वो सारे इंटरलिंक है। क्या आप सबको ये समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है? जी बिल्कुल ये सारी ये जुड़ी हुई ये, है जी। ये पूरी समग्रता का ही पूरा जो शिविर है उसमें सारी चीजें समग्रता है। पर उस समग्रता को हम एक सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर एक साथ आपके सामने प्रस्तुत की जाए तो हो सकता है कि आपके द्वंद बढ़ जाए। तो उसके लिए हम उसको एकदम धीरे धीरे आपके सामने परोस रहे हैं, ताकि आपको चीजों का रिलेशनशिप है वो एकदम ऑर्गेनिक तरीके से समझ में आए। तो भाई शुरुआत में विचारों की शुद्धि हुई, फिर उस विचारों के ऊपर किस तरह से जहर फैला है उसकी बात हुई। अब हम जो बात करेंगे वो बात ऐसी होगी कि इसके ऊपर ओशो ने क्या प्रयास किया था और अब हम उस प्रयास को आगे कैसे ले जाएंगे। तो इसको ना एक तरीके से और मैंने समझा है, जैसे हमारा एक कंसेप्ट आया था साइकोलॉजिकल जो बात थी कि जी भी सेंटर में एक चीज रहेगी और परिधि में अलग अलग। तो ये हाँ कोर्स की हाँ हम डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहे हैं ना, जैसे आप बता रहे हो 60 टॉपिक है, तो मेरे जी जी हिसाब से ना ये परिधि के 60 अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन सेंटर में स्वतंत्रता ही है। परिधि में हाँ हम इनको हाँ। अलग अलग तरीके से 60 तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन सेंटर में सबका मूल महत्व ये है कि हम स्वतंत्रता चाहिए। भाई देखिए, ऐसा है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल स्वभाव है। मैंने उसको राजा इसलिए कहा क्योंकि राजा कहने से उस चीज को थोड़ा शाब्दिक जस्टिफिकेशन मिलता है। फिर राजा के गुण धर्मों के ऊपर बात करेंगे तो उस स्वतंत्रता की इच्छा आप सब में है उसका पता चलता है। ये सारी तो अभिव्यक्तियां हैं। इस अभिव्यक्ति के सेंटर में तो वही मूल है। और वो जो मूल है वो मेरा या आपका बनाया हुआ नहीं है, वो ऑलरेडी है ही, वो सनातन है। अब ये जी जी सनातन जो है उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, उस चीज को बताने के लिए, समझाने के, क्योंकि हमला हो रहा है उस हमले को परिभाषित करने के लिए आपको ये सब रेफरेंसेस है। और आपने ठीक कहा कि भाई सेंटर जो है वो एक ही है और इस सेंटर की ये सारी परिधियां है, और उस परिधि को समझते समझते हमारे दिमाग में उस सेंटर की जो पकड़ है वो पकड़ कम से कम मजबूत होगी। और जैसे ये जी पकड़ मजबूत होगी हमको पता ही चलेगा कि ये इतनी मजबूत है पर हमला भी हो रहा है। तो फिर आप केवल समझ को लेके अपने आप को कायर नहीं बनाएंगे। समझ को लेके आप अपने आप को एकदम इंटेलिजेंट तरीके से इस चीज से कैसे आगे बढ़ना है वो समझ में आएगा। आप ऐसे ऐसे भी नहीं हो जाएंगे कि चलो मैं मरने मारने के लिए तैयार हूँ, इतने पागल भी नहीं बन जाएंगे। आप एकदम जी जी सिस्टमेटिक अप्रोच होगा, आपको पता चलेगा भैया ये सिस्टम जो है वो 200-300 सालों से यदि पूरी जाल बुन रहा है तो कोई रातों रात इस जाल का तोड़ नहीं है। आपको अगर छूट सकता है तो आज से छूट सकता है। और अगर आपको थोड़ी समाज की चिंता है, थोड़ी आसपास वाले लोगों की चिंता है, थोड़ी मानवता की चिंता है, तो फिर आप अपने कुछ मॉडल क्रिएट करेंगे और उस जी मॉडल के ऊपर काम करेंगे। क्योंकि आप जी सीधा सीधा ये कहेंगे कि असुर की पूरी हम उसका जो अस्तित्व है उसको मिटा देंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। क्योंकि देवासुर संग्राम जो है वो शास्त्रों के अनुसार कांस्टेंट घटना है। ये घटना हम्म। चलती रहेगी, कभी इस पलड़ा भारी होगा, कभी वो पलड़ा भारी होगा। पर कम से कम बिल्कुल आपके लिए ये चीज समझ में आती जाएगी। क्योंकि पिछले 100 सालों से जैसे हुआ ना कि भाई सब सब कुछ ठीक ही हो रहा है,